अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुशामदीद। CS 101 की लेक्चर सीरीज जारी है। आई होप आप ये लेक्चर सीरीज एंजॉय कर रहे होंगे, आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक जरूर किया करें, शेयर किया करें, कमेंट भी किया करें। आपके ये कमेंट्स, आपके ये लाइक्स मेरे लिए बूस्टर शॉट होते हैं और मुझे अच्छा लगता है और फिर मेरा दिल करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाऊँ आप लोगों के लिए, जो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो आज हम जो कवर करने जा रहे हैं मॉड्यूल वो है 141 से 145 और हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टॉपिक चल रहा था, जिसमें आज हम देखेंगे क्वालिटी एश्योरेंस। अब ये जो है कि शुरू में जब कंप्यूटिंग हुई तो उस वक़्त बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती थी क्वालिटी सॉफ्टवेयर के ऊपर, कि मतलब उसमें से जो प्रोग्रामिंग के एरर्स हैं वो ड्यूरिंग टू इम्प्लीमेंटेशन मतलब वो आ जाते थे, फिर उनको दूर करना पड़ता था बार-बार। तो इसमें जब मज़ीद प्रोग्रेस आई इस चीज़ में, इस डायरेक्शन को देखा गया बहुत ज़्यादा, तो फिर कोशिश की गई कि हम सॉफ्टवेयर को क्वालिटी कंट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा उसको अच्छा करें। ठीक है? अब कोई भी हम चीज़ लें तो हमारी ये कोशिश होती है कि हाँ, उसकी क्वालिटी अच्छी हो। ठीक है? और इस चीज़ में हमारा सबसे ज़्यादा फ़ोकस क्या होता है कि अगर वो एक अच्छी जगह से हमारे पास प्रोडक्ट आ रही है, यानी कि जैसे वो एक ब्रांड की बात कर रहे थे ना, तो एक ब्रांड में क्योंकि एक लॉयल्टी होती है, वो एक जवाबदेही है उसके पास, उसकी चीज़ खराब हुई तो उसका नाम खराब होगा। तो इसी तरीके से कुछ ऑर्गनाइज़ेशंस हैं जिन्होंने अपना रोल प्ले किया इसमें, आईएसओ हो गई, IEEE, ACM, तो इन्होंने भी कुछ स्टैंडर्ड्स बना दिए ताकि ये प्रोफेशनलिज़्म सिस्टम हो जाए और इससे क्या है कि क्वालिटी कंट्रोल जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज़ जो है वो उनमें मतलब क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम जो है वो असेस हो जाए। ठीक है? इसमें उन्होंने कुछ जो स्टैंडर्ड्स बनाए उसकी एग्जांपल जैसे आईएसओ 900 हो गया, उसके अलावा आईएसओ और आईईसी ने मिलके बनाए थे स्टैंडर्ड्स 15504। तो ये वो स्टैंडर्ड्स हैं या वो सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं जो उन्होंने बनाए कि जिसको जो भी फिर सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है फिर उनको जो है वो इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के जो स्टैंडर्ड्स हैं इनको एसक्यूए कहा जाता है। तो एसक्यूए जो है वो फिर यूज़ किए जाते हैं क्वालिटी के हिसाब से कि फिर कोई भी मसला हो अगर सॉफ्टवेयर का, तो ज़ाहिर-सी बात है कंपनी पे बात आएगी। इस वज़ह से फिर क्वालिटी पे जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, कि सॉफ्टवेयर को किस-किस तरीके से टेस्ट किया जाता है। अब जैसे बात उसकी क्वालिटी को एश्योर करने के लिए ऑब्वियसली उसको मुख्तलिफ टेस्टिंग के मराहिल से गुज़ारा जाता है। ठीक है? ताकि जो है वो उसकी क्वालिटी अच्छी हो और बाद में जो है वो किसी किस्म का उसमें प्रॉब्लम ना आ सके। ठीक है? अब ये जब सिस्टम बनाया इसको करने की कोशिश की जा रही थी तो पहले बेशक इतनी ज़्यादा टेस्टिंग के बावजूद भी ऐसा होता था कि पूरा उसको नहीं कर जा सकते थे और बाद में कोई ना कोई एरर उसमें आ रहा होता था। ठीक है? और इस चीज़ में जब मज़ीद सर्च हुई तो ये मुख्तलिफ मेथोडोलॉजीज़ जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने बनाई कि हाँ, ये भी तरीका हो सकता है टेस्टिंग का, ये भी हो सकता है, ये भी। उनमें फिर एक तरीका जो सामने आया वो है पेरेटो प्रिंसिपल के तहत एक तरीका बनाया गया कि हाँ, मॉड्यूल्स वाला जो सिस्टम है कि स्मॉलर जो छोटे-छोटे मॉड्यूल्स हैं, हर मॉड्यूल को एक अलग-अलग अगर जो है वो टेस्ट कर लिया जाए तो एरर्स किसी हद तक कम हो सकते हैं। और इन्होंने ये जो आइडिया लिया ये प्रेटो प्रिंसिपल से था। प्रेटो प्रिंसिपल जो है वो वेल्फ्रेडो प्रेटो से लिया गया, एक सोशियोलॉजिस्ट हैं वो इटली के, जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो स्मॉल पार्ट ऑफ इटलीज़ पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है एटलीस्ट वेल्थ के ज़रिए। यानी उनसे ये फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर उनसे ये कॉन्टेक्स्ट लिया गया कि अगर हम हर छोटे-छोटे पार्ट को पूरी एफर्ट के साथ कंसंट्रेटेड एरिया को देखें तो हम जो है वो अब एरर्स को निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथोडोलॉजी है बेसिस पाथ टेस्टिंग। बेसिस पाथ टेस्टिंग ये है कि जितनी आपने इंस्ट्रक्शंस लिखी है ना उस सॉफ्टवेयर के कोड के अंदर, हर एक को कम से कम एक बार जो है वो एग्जीक्यूट करके ज़रूर देखा जाए। अब ये जो दोनों तरीके थे पेरेटो प्रिंसिपल के, ये बेसिस पाथ टेस्टिंग के, ये दोनों ग्लास बॉक्स टेस्टिंग थी। ग्लास बॉक्स टेस्टिंग ये थी कि इनको टेक्स्ट करने वालों को इनके इंटरनल कंपोजिशन का पता था कि ये सॉफ्टवेयर बना कैसे है। यानी कि अब बेसिस पाथ टेस्टिंग में उसने कोडिंग को टेस्ट करना है, हर इंस्ट्रक्शन को करना है, तो बेसिकली उसे पता है कि ये कोडिंग कैसे हुई है। पेरेटो प्रिंसिपल ने उसमें हर मॉड्यूल को टेस्ट करना है, तो बेसिकली उसे पता है कि इस मॉड्यूल को कैसे बनाया गया। इसको ग्लास बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं, यानी जिसको टेस्ट करने वाले को पता होता है कि इसका इंटीरियर कैसा है। दूसरी होती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, जिसमें टेस्ट करने वाले को बिल्कुल नहीं पता होता कि इसका इंटीरियर कंपोजिशन सॉफ्टवेयर की कैसी है। अब इसमें भी इन्होंने मुख्तलिफ जो है वो एग्जांपल्स हैं, जैसे कि बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस है, ये भी एक तरीका है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का, जिसमें यूज़ करने वाले को यूज़र मतलब कि इसकी टेस्टिंग जो है एक यूज़र के कॉन्टेक्स्ट से होती है। यानी अब एक जब सॉफ्टवेयर बना के हम यूज़र को देते हैं तो उसे तो नहीं पता ये अंदर से कैसा बना हुआ है। उसको तो प्रॉब्लम तभी होगी जब जो वो काम उससे करवाना चाह रहा है वो नहीं होगा, तो तभी वो आके बोलेगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से टेस्टिंग की जाती है। एक और तरीका है बीटा टेस्टिंग का और अल्फा टेस्टिंग का। बीटा टेस्टिंग ये होती है कि वो सॉफ्टवेयर का एक सिंपल वर्जन बना के, जैसे इंक्रीमेंटल मॉडल में होता था, सिंपल वर्जन बना के ऑडियंस को दे दिया जाता है। बिल्कुल रियल लाइफ सिचुएशन बनाई जाती है और उन्हें कहा जाता है कि इसको यूज़ करो। फिर वो देखते हैं जो भी एरर होता है निकाल के, और जब बिल्कुल एरर फ्री हो जाती है तो फिर उसका फाइनल वर्ज़न बना के फिर उसको मार्केट में रिलीज़ कर दिया जाता है। सिमिलरली टेस्टिंग एक होती है जो अल्फा टेस्टिंग, और इसमें क्या है डेवलपर्स को दे दिया जाता है। डेवलपर्स जो हैं वो मतलब बना के डेवलपर्स उसको हर तरह से टेस्ट करते हैं और फिर जब वो एरर फ्री हो जाती है फिर उसको लॉन्च कर दिया जाता है। तो ये मुख्तलिफ तरीके थे टेस्टिंग के। नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारा 143, जिसमें हम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे।
डॉक्यूमेंटेशन क्या है कि कोई भी सिस्टम आप सॉफ्टवेयर बनाते हो, इवन सॉफ्टवेयर को छोड़ के कोई भी प्रोडक्ट बनती है ना, उसकी डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर होती है। इवन आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा-सा फ़ोकस करो तो ये छोटी-सी चीज़ भी अगर आप देखोगे, आप घर में कोई प्रोडक्ट खरीद के लाते हो, साबुन खरीद के लाते हो, कोई कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो, छोटी से छोटी भी, तो उसके भी पैकेट के ऊपर भी लिखा होता है, अच्छा ये इसको इस तरह यूज़ करना है, ये इसके यूजेज़ हैं, ये इसमें इंग्रीडिएंट्स इस्तेमाल हुए ऐसे। तो वो क्या होती है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। और अगर किसी बड़ी प्रोडक्ट की मैं बात करूँ, लाइक अगर आपने टीवी लिया है, फ्रिज लिया है, एसी लिया है, उसके साथ तो आपको पूरी एक बुक मिलती है जिसमें आपको पास लिखा होता है कि इसको यूज़ कैसे करना है, अच्छा किन-किन चीज़ों से इसे बचा के रखना है, अच्छा ये बनी कैसे, एक पूरा एक गाइडलाइंस होती है, वो क्या होती है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। अब डॉक्यूमेंटेशन 3 तरीकों से की जाती है। एक होती है यूज़र डॉक्यूमेंटेशन, एक होती है सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन और एक होती है टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। यूज़र डॉक्यूमेंटेशन में क्या लिखा गया जाता है कि फीचर्स लिखे जाते हैं सॉफ्टवेयर के, कि इस सॉफ्टवेयर से क्या-क्या हो सकता है, और फिर डिस्क्राइब किया जाता है उसमें कि इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है? और ये जो है यूज़र को दे दी जाती है जब वो प्रोडक्ट खरीदता है तो। दूसरी डॉक्यूमेंटेशन होती है सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें ये डिस्क्राइब किया जाता है कि इंटरनल कंपोज़िशन कैसी है सॉफ्टवेयर की, ताकि फ्यूचर में जब उसको मेंटेन करना हो, उसके लाइफ साइकिल को दोबारा से उसमें जो उसमें कुछ अपडेट्स करनी हो, या फिर अगर वो खराब हो जाए तो उसको सेट करना हो, तो वो सारी चीज़ें करने के लिए सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन जो है वो तैयार की जाती है। ये बनाने के दौरान ही तैयार कर ली जाती है, ठीक है? और ये जो है वो डेवलपर के पास होती है। तीसरी डॉक्यूमेंटेशन होती है टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें आपने ये लिखा होता है कि इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करना है और इसकी सर्विसेज़ कैसे आपने लेनी है, यानी इसके मतलब एडजस्टिंग ऑपरेटिंग पैरामीटर्स क्या है, इंस्टॉल अपडेट्स कैसे करनी है, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आपने रिपोर्ट कैसे करना है डेवलपर को, ये सारी चीज़ें टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लिखी होती है। अगर मैं सॉफ्टवेयर की भी बात करूँ, तो कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी साइट आप खोलते हैं तो वहाँ पे हेल्प का ऑप्शन आपको ज़रूर मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमसे कॉन्टैक्ट करें, इस तरह से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या ये चीज़ें करके देखें। पहले वो आपको भी तरीका बताएँगे कि हाँ, इस तरीके से आप सेट कर सकते हो, और अगर नहीं तो फिर आप जो है वो हेल्प के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो ये 3 किस्म की डॉक्यूमेंटेशन होती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मॉड्यूल 144 में ह्यूमन मशीन इंटरफेस। तो कहते हैं कि जो जब आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर रहे होते हो, तो उस वक्त एक टास्क ये भी होता है कि आपकी कोशिश ये होती है कि किस तरह जो एक सिस्टम है, सॉफ्टवेयर सिस्टम, वो इंटरेक्ट करेगा अपने एनवायरनमेंट के साथ, यानी कि एक जो यूजर चाहता है कि मेरे सॉफ्टवेयर में ये भी क्वालिटी हो, ये भी क्वालिटी हो, तो वो क्वालिटीज कैसे उसको मिलेंगी। यानी जितना ज्यादा वो आपकी मशीन या आपका सॉफ्टवेयर एक इंसान से इंटरेक्ट करने का काबिल होगा, इतना ज्यादा वो टास्क पूरा कर सकेगा। तो अब इस फेज में जब काम किया गया, इस पे रिसर्च की गई कि ह्यूमन मशीन इंटरफेस को जो है वो ज्यादा से ज्यादा आसान किया जाए, तो इसमें इंजीनियरिंग के में जो काम किया गया, तो जो इंसान की फिजिकल एबिलिटीज के लिहाज से डिजाइन किए गए पैटर्न्स, उनको एर्गोनॉमिक्स कहा जाता है, और जो मेंटल एबिलिटीज के हिसाब से किए गए उनको कॉग्निटिक्स कहा जाता है। यानी इस हिसाब से फिर डिजाइन बनाए गए थे, ठीक है? और इस कॉन्टेक्स्ट में फिर एक जो मॉडल बनाया गया, GOMS उसको कहा जाता है, ये 1954 में बनाया गया। इसमें भी यही था कि सर्च करना कि ह्यूमन मशीन इंटरफेस डिजाइन कैसे कैसे बनाया जा सकता है। यानी कि आप जैसे डिलीट करने के लिए हम जो है वो एक तो ये है कि अगर हमने एक टेक्स्ट से कोई चीज़ डिलीट करनी हो, तो हम ऑपरेटर को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? कि मतलब क्लिक द माउस बटन, आपने क्लिक किया और उसको डिलीट कर दिया, ठीक है? दूसरा तरीका क्या होता है, मेथड का तरीका, कि डबल क्लिक करो माउस पे और फिर आपने डिलीट करनी है प्रेस की। अब इन दोनों में से कौन-सा तरीका यूज़ किया जाना चाहिए, ये एक इंसान पे डिपेंड करता है। तो इस चीज़ की सर्च पे ये जो है वो ये टॉपिक था कि किस तरह ह्यूमन मशीन इंटरफेस को ज़्यादा से ज़्यादा आसान बनाया जा सके, ठीक है? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर ओनरशिप एंड लायबिलिटी। अब ये देखिए, ये चीज़ हम भी मानते हैं कि चाहे कोई कंपनी या चाहे कोई एक इंसान अगर इतनी मेहनत करता है, इतनी इन्वेस्टमेंट करता है और एक सॉफ्टवेयर, एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, तो फिर उसे उससे भी कोई फायदा होना चाहिए। यानी कि वो प्रोड्यूस कर रहा है एक चीज़, तो फिर अगर वो एक माशरे की ज़रूरत के लिए कर रहा है, तो फिर उसकी अपनी ज़रूरत भी तो उससे पूरी होनी चाहिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो काम किया गया कि उसकी एक ओनरशिप बनी रहे, उसका सॉफ्टवेयर कोई अपने नाम से ना लॉन्च करे, उसमें कोई मतलब कोई भी ऐवें ही अपना नाम ना जोड़ ले, या फिर उसकी कॉपीज़ ना तैयार करना शुरू कर दे, क्योंकि वो उसके उसके दिमाग की क्रिएशन है, उसके हाथ की क्रिएशन है, वो उसकी मेहनत है, किसी और को कैसे मिल सकती है। तो इस लिहाज से जो लॉज़ बनाए गए उनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ कहा जाता है, जिसमें ये मतलब बेस किया जाता है कि मतलब इसमें वेल एस्टेब्लिश प्रिंसिपल्स बकायदा बनाया गया है, कॉपीराइट्स और पेटेंट लॉ बनाया गया है, कि जिसका पर्पस क्या था कि जो एक डेवलपर है वो अपनी प्रोडक्ट जब रिलीज करेगा, तो फिर कोई दूसरा बंदा जो है या कोई दूसरी पार्टी जो है वो उससे प्रोटेक्ट कर सके अपनी ओनरशिप को, ठीक है? कोई भी उसकी कॉपी नहीं तैयार कर सकता, कोई इसको अपने नाम से लॉन्च नहीं कर सकता। ये सारी चीजें जो है वो की जाती है, इसमें सारी चीजें लिखी हुई होती है, इंक्लूड होती है कॉपीराइट स्टेटमेंट के अंदर के, मतलब इसका प्रोड्यूस्ड वर्क क्या था, ठीक है? उसकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या थी, डिजाइन डॉक्यूमेंट डिजाइन क्या था, सोर्स कोड क्या था, टेस्ट प्लान क्या क्या यूज हुए थे, सब कुछ लिखा होता था, जिससे पता चलता है कि हाँ ये इसी बंदे ने किया है। किसी दूसरे बंदे को कैसे पता हो सकता है कि इसमें ये सारे काम हुए हैं? ये सब कुछ लिखा होता है। और ये जो राइट्स डेवलपर को मिलते हैं, इनको फॉर्मली क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस,
ठीक है। ये सॉफ्टवेयर लाइसेंस एक मिल जाता है जब कोई सॉफ्टवेयर आप लॉन्च करते हो, तो इससे क्या होता है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो सेफ हो जाती है, वो आपकी प्रॉपर्टी सिर्फ तस्वर की जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।